हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। कैसे हैं आप सभी। हम बेसिकली कर रहे थे कॉमन इंटेंशन का टॉपिक। ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन जो है हमने थोड़ा पढ़ लिया था। आगे हम उसको और डिस्कस करेंगे। हम कंपैरिजन देखेंगे कि कॉमन इंटेंशन का सिमिलर इंटेंशन से कैसे कंपैरिजन होता है, मतलब कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉमन इंटेंशन और डिफरेंट इंटेंशन किस तरीके से काम करती हैं क्रिमिनल लॉ में। फिर हम देखेंगे कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है अंडर डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 5 और मोर पर्सन होते हैं तो कन्फ्यूज़न होती है, वहाँ पे कॉमन इंटेंशन लगाया जाएगा या कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट, कि 149 ऑफ आईपीसी लगेगा या सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी लगेगा। कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं, उसके अलावा पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमें आंसर किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें जो है बेसिकली इस टॉपिक से कवर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम कर रहे थे सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बोल रहा था, सॉरी सब सेक्शन 5। ठीक है, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 क्या बोल रहा था, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। यानी कि पहला जो एलिमेंट है वो क्या होगा कि ये क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। एक सेकेंड रुकें। तो पहला क्या होगा हमारा कि क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है सेवरल पर्सन होने चाहिए, यानी सेवरल में 2 या उससे ज़्यादा आएंगे, राइट। तो 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, अब सभी की कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन क्या है, मेंस रिया, राइट, यानी कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड शुड बी देयर, अदरवाइज सेक्शन 34 या फिर सेक्शन 3 क्लोज 5 ऑफ BNS विल नॉट बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट है ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। यानी कि अगर मान लो 2 पर्सन हैं, दोनों ने मिलके कोई ऑफेंस किया है, मान लो मर्डर ऑफ ए किया है, राइट, दोनों की इंटेंशन कॉमन थी। इंटेंशन कॉमन होने का मतलब ये है कि देयर वॉज अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जब हम कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये लगेगा कि यार इसमें भी तो बात तो सेम ही है। इसमें क्या है, बस एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए और इसमें अनलॉफुल असेंबली की बात नहीं कर रखी है, यानी कि 5 या उससे ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, उसमें नहीं है। तो बात तो सेम ही है। तो यहाँ पे बात सेम होने का मतलब ये है, इंटेंशन सेम होने का मतलब ये है कि देयर मस्ट बी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट, मान लो 5 या उससे ज़्यादा लोग जो है ए को मारने जा रहे हैं और 2 बंदे जो हैं वो ए को मारने जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम ही समझ आ रही है हमें कि दो लोग जो हैं ए को मारने जा रहे हैं। यहाँ पे तो हमने कॉमन इंटेंशन कर दी, जबकि यहाँ पे लिखा है सेवरल पर्सन, तो यहाँ 2 से ज़्यादा 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो आप इसे ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हो, फिर कॉमन इंटेंशन ही रखो, राइट। इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी होगा, जब मैं कॉमन इंटेंशन बोल रही हूँ तो आपको ये समझना होगा कि मैं प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड बोल रही हूँ। फिर आप कहोगे कि कॉमन ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात सामने आएगी कि यार 5 लोग जो हैं वो किसी को मारने गए, तो ऑब्वियसली पहले उन्होंने प्लान बनाया होगा तभी वो मारने गए होंगे, राइट। तो वहाँ पे भी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, तो वहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट क्यों बोला हमने, कॉमन इंटेंशन क्यों नहीं बोला। तो इन सारे बातों का जो डिस्कशन है हम आगे करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। और मैं ट्राई करूँगी कि आपका कोई भी इसमें डाउट ना रहे। फिर भी रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले एक बार सेक्शन 6 और ये भी पढ़ लेते हैं, सब सेक्शन 6। ठीक है, वेन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय द रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन एंड इज डन बाय सेवरल पर्सन, ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइंस इन एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। अब ये दोनों सेम लग रहे हैं, ठीक है। 5 में भी यही समझ आ रहा था, 6 में भी यही समझ आ रहा था। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो जो ये फर्स्ट है ना, मतलब सब सेक्शन 5 है, ये कह रहा है कि when a criminal act is done by several person in furtherance of common intention। यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं दे रखा in furtherance of common intention। वो कह रहे हैं कि because you are a part of that act या incident, तो आपने वो criminal act किया है, right, even though you don't have the prior knowledge of that particular act। for example, जो है A और B C को मारना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों अपना काम कर रहे हैं, दोनों का प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हुआ, दोनों ने इंटेंशन बनाई, दोनों ने प्लान बनाया कि हम ऐसे ऐसे जाके सी को मारेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन इंटेंशन है, बिकॉज देयर इज प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। बट यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं कि इज डन बाय सेवरल पर्सन, ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइंस इन द एक्ट, जो ज्वाइन कर लेते हैं, इवन दो दे डज नॉट हैव द सेम इंटेंशन टू किल दैट पर्सन, इवन दो दे हैज़ द सेम इंटेंशन बट दे डिड नॉट
हैव मेट बिफोर टू मेक द प्लान, यानी कि यहाँ पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड की ज़रूरत है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड की ज़रूरत है, लेकिन सबसेक्शन 6 में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो इसलिए ये जो है ये तो सेम इंटेंशन हो गया, यानी कि कॉमन इंटेंशन हो गया। यहाँ पे जो है इंटेंशन कुड बी सिमिलर, तो जिसने जो जो एक्ट किया है वो उसके लिए लाइबल होगा, और ऐसा ही माना जाएगा कि उसने वो अकेले ही वो एक्ट किया है। राइट, नेक्स्ट है हमारा, एक बार कर लेते हैं फिर कॉन्सेप्ट्स पे डीप में जाएंगे। राइट, whenever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपको याद रखनी है या जो वर्ड्स आपको याद रखने हैं वो है एक्ट एंड ओमिशन, ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं हमें। इज एन ऑफेंस, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense। इलिस्ट्रेशन देखो, ए इंटेंशनली कॉजेज जीज डेथ, ए ने इंटेंशनली जी की डेथ कॉज करी। पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव जी फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग, यानी कि पहले तो वो जी को खाना नहीं दे रहा था, पहली चीज़। दूसरा क्या, उसे मार भी रहा था, जिससे वो और कमज़ोर हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे क्या है, इसको सेम ही ट्रांजेक्शन माना जाएगा, एक्ट को भी और ओमिशन को भी, यानी कि खाना ना देना भी एक्ट का पार्ट था और उसे मारना भी उसी एक्ट का पार्ट था, जिसके कंक्लूजन में उसकी डेथ हुई। राइट, नेक्स्ट है हमारा व्हेन एंड, तो यहाँ पे आपको बस ये 2 वर्ड याद रखने हैं, पार्टली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8th पॉइंट, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय द मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स हूएवर इंटेंशनली कोऑपरेट्स इन द कमीशन ऑफ। अब यहाँ पे वर्ड जो याद रखना है इंटेंशनली, मेंसरिया क्या है, इंटेंशन। ठीक है, इन द commission of that offense by doing in one of those act either by single or jointly with any other person commits that offense। Example देखो, A and B agree to murder Z by severally and at different times giving him small doses of poison। ठीक है, A अपने टाइम पे उसे जहर दे रहा है, B अपने टाइम पे उसे जहर दे रहा है, पर एक साथ नहीं दे रहे, थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। आगे देखो, A and B administers the poison अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट विद इंटेंट टू मर्डर जी। ठीक है, इंटेंशन दोनों की क्या है, टू मर्डर जी। जी डाइज फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम, वो मर गया। ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेट्स इन द कमीशन ऑफ द मर्डर एंड एज ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड दे आर बोथ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस दो देयर एक्ट आर सेपरेट। दोनों के जो एक्ट है वो सेपरेट है, लेकिन फिर भी जो है वो लाइबल होंगे। राइट, सेकेंड इलिस्ट्रेशन देखो, ए एंड बी आर जॉइंट जेलर, दोनों जॉइंट जेलर है और ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसके साथ आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना है। ए एंड बी आर जॉइंट जेलर एंड एज सच हैव द चार्ज ऑफ जी अ प्रिजनर ऑल्टरनेटिवली फॉर 6 hours एट अ टाइम। ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जीज डेथ knowingly cooperates in causing that effect by illegal omitting each during the time of his attendance to furnish G with food supplied to them for that purpose. Z dies of hunger, both A and B are guilty of the murder of Z। अगर इन दोनों को नहीं पता होता बात अलग थी, दोनों इंटेंशनली कर रहे हैं, अपने अपने टाइम में कर रहे हैं, यानी कि देयर वाज इंटेंशन टू किल जी, तो दोनों जो है लाइबल होंगे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कॉमन इंटेंशन के पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है, तो याद रखना सेक्शन नंबर भी। A, a jailer has the charge of Z, a prisoner. A intending to cause Z's death intentionally omits to supply Z with food, in consequence of which G is much reduced in strength, but the starvation is not sufficient to cause his death. A is dismissed from his office and B succeeds him। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे तो क्या है, वो मर गया। ठीक है, यहाँ पे A जो है वो अपनी ड्यूटी छोड़ चुका है। ठीक है, अब ड्यूटी किसकी आ गई, बी की आ गई। अब इस काम को वो कंटिन्यू करता है, पर ए को बी का नहीं पता, बी को ए का नहीं पता। राइट, तो ये जो है ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर में काउंट होगा, क्योंकि वो इतना तो हो गया था कि वो कमज़ोर हो गया था, पर इतना भी नहीं हुआ था कि वो मर ही जाए, है ना। तो देखो आगे क्या लिखा है, ए इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, एक सेकेंड, ऑफिस एंड बी सक्सीड्स हिम। बी विदाउट कोल्यूजन और कॉपरेशन, कोई कोल्यूजन नहीं है, कोई कॉपरेशन नहीं है विद ए, इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जी विद फूड। ठीक है, knowing that he is likely thereby to cause his death, Z dies of hunger, B is guilty of murder, but as A did not cooperate with B, A is guilty only of an attempt to commit murder। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जो फर्स्ट वाला है वो कह रहा है कि दोनों अग्री करे थे कि मर्डर करेंगे,
और पॉइजन दे रहे थे, पॉइजन एडमिनिस्टर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जॉइंट जेलर थे, ठीक है, दोनों खाना ही नहीं दे रहे थे। यहाँ पे एक्ट के थ्रू है, यहाँ पे ओमिशन के थ्रू है, तो यहाँ पे दोनों की जॉइंट लाइबिलिटी होगी, ठीक है। जब हम जॉइंट लाइबिलिटी पढ़ेंगे तो सारा ही पढ़ेंगे, सारे सेक्शंस लिखेंगे, कहाँ से 5 से लेके 9 तक, ठीक है। यहाँ पे भी जॉइंट लाइबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे ओमिशन के थ्रू उन्होंने किया है, तो ओमिशन लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, किया तो एक्ट के थ्रू है बट देयर वाज नो कोल्यूजन, इसलिए यहाँ पे एक को अटेम्प्ट टू मर्डर मिला और दूसरे को मर्डर मिला, यहाँ पे दोनों को ही मर्डर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो तेरे टाइम पे मरा है तो तुझे जो है तेरी लाइबिलिटी है, ऐसा नहीं होगा। मान लो एक दिन ए की लाइबिलिटी है, सॉरी एक दिन ए की ड्यूटी है, दूसरे दिन बी की ड्यूटी है। ए ने खाना नहीं दिया, ठीक है, नेक्स्ट डे बी आया, बी ने नहीं दिया, ऐसे करके 5-6 दिन चले गए। अब 7th डे जब ए आया तो ए की ड्यूटी के टाइम जो है एक्स की डेथ हो गई, तो क्या बी लाइबल नहीं होगा? क्या सिर्फ वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए होगा? क्योंकि वो तो था ही नहीं, वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था, तो ऐसा नहीं होगा। नो, बिकॉज देयर वॉज इंटेंशन टू किल हिम एंड दे वर कोलैबोरेटिंग। इफ़ देर इज़ नो कोलैबोरेशन तो आप जो है कर सकते हो यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, बट देयर वॉज कोलैबोरेशन, दे वर डूइंग अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स, तो फिर दोनों की लाइबिलिटी सेम होगी, ठीक है। अब हम आते हैं डिफरेंट इंटेंशन पे। वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड or concerned in the commission of a crime, they may be guilty of different offences by the means of their act. देखते हैं, A attacks G under such circumstances of grave and sudden provocation that his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder. Because हम जब culpable homicide और murder पढ़ेंगे तो murder के exception में हम देखेंगे कि अगर sudden grave provocation में आप किसी को मार देते हो तो you have done culpable homicide not amounting to murder. It will not be considered as a murder because there is exception, ठीक है। जब हम exceptions की list पढ़ेंगे तब देखेंगे। B having ill will towards Z and intending to kill him and not having been subjected to provocation assist A in killing Z. Here though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty of only culpable homicide not amounting to murder. अब ये A है, ये बी है, दोनों जी को मारते हैं। ए तो इसलिए मारता है क्योंकि वहाँ पे जी ने ए को प्रोवोक किया था, लेकिन बी को कोई प्रोवोकेशन नहीं दी गई थी। बी का तो मकसद ही ये था कि मुझे जी को जान से मार देना है, राइट। तो दोनों की इंटेंशन वॉज डिफरेंट, दैट्स वाई इंटेंशन इसकी अल्टीमेटली क्या होगी, टू किल जी, बट इंटेंशन उसकी इनिशियली वो नहीं थी, वो उसके प्रोवोक करने के बाद आई, तो वो इंटेंशन नहीं मानते हम लोग में, राइट। तो यहाँ पे ये जो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बिकॉज हिज रियल इंटेंशन वॉज नॉट टू किल जी बट बिकॉज जी प्रोवोक्ड हिम दैट्स वाई ही किल्ड हिम, राइट, इन द हीट ऑफ द पैशन यू कैन से। और बी जो है उसे तो मारना ही था, उसकी तो प्योर इंटेंशन ही ये थी, यानी कि यहाँ पे ये कोल्ड ब्लड बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो यहाँ पे बी की जो लाइबिलिटी होगी वो होगी डेथ कॉज करने की यानी कि मर्डर की, और ए की जो लाइबिलिटी होगी इट विल बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। इस सेक्शन वाला पार्ट हो गया। अब हम वापस से कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो बच गए थे। अब शुरू करते हैं कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट से, और जितना होता रहेगा सारे क्वेश्चन डील करते रहेंगे हम, राइट। तो पहले देखते हैं हम कॉमन इंटेंशन वर्सेस कॉमन ऑब्जेक्ट, सही है। इससे जो डील कर रहा है वो है सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, ठीक है, और 3 क्लोज 5 ऑफ बीएनएस। तो 34 से 35 नेक्स्ट ऐसे याद रख लो, ठीक है, बस बीच में ब्रैकेट लगा दी। कॉमन इंटेंशन जो है वो है 149 ऑफ आईपीसी एंड 190 ऑफ बीएनएस, सही है। तो जब हमने 34 पढ़ा आईपीसी का और 3 क्लोज 5 पढ़ा तो हमने इसेंशियल क्या देखी, 2 या उससे ज़्यादा के लॉ होने चाहिए, ठीक है, 2+ लिख देते हैं, 2 और 2+। सेकेंड हमने देखा कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मीटिंग ऑफ माइंड, बिकॉज वो चीज़ हम यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख दिया मीटिंग ऑफ माइंड। थर्ड है हमारा पार्टिसिपेशन, इन एक्शन, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि यू शुड बी इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ द एक्ट।
ऐसा भी नहीं है कि तीनों ही चाकू लेके खड़े होंगे, राइट, ऐसा भी नहीं मैं बोल रही, बट उसका कोई ना कोई पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इवन दो ही इज़ गाइडिंग द अदर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, तो वो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा था वीरेंद्र कुमार घोष का केस। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, एक्ट जो होगा इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सही है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 190 की। हम एक बार डायरेक्ट में देखते हैं, उसके बाद उसे डिस्कस करेंगे। देखो सेक्शन 190 क्या बोल रहा है, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारा फोकस यही रहेगा इसे समझने में। इफ़ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली क्या होती है हम ही देखेंगे अभी, ठीक है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और सच एज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली न्यू। अब इसमें क्या है, पहली चीज़ क्या है, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड, ऑफेंस कमिट होना चाहिए, कौन करेगा, बाय द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, किसके प्रोसिक्यूशन में, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और सच एज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली न्यू और लाइकली न्यू, यानी कि या तो इंटेंशन होनी चाहिए उनकी, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या उनको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की कि ये होगा आगे, टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट every person who at the time of committing the offense is a member of same assembly is guilty of that offense। यानी कि मान लो there are 5 or more person, ठीक है, that means it is an unlawful assembly। हम पर्पस देखेंगे ऊपर, ठीक है, तो अगर वो कोई एक्ट करते हैं तो ये माना जाएगा, अगर वो उस असेंबली के मेंबर हैं तो ये माना जाएगा कि उनकी भी लाइबिलिटी है। अब देखते हैं अनलॉफुल असेंबली क्या होता है। अनलॉफुल असेंबली मीन्स एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, यानी कि 5 या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए, नंबर 1, ठीक है, इज डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असेंबली इफ़ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन कंपोजिंग दैट असेंबली इज़, क्या क्या है ऑब्जेक्ट वो देखते हैं, तभी वो अनलॉफुल असेंबली बनेगी। सिर्फ 5 पर्सन होने से अनलॉफुल असेंबली नहीं बनती, ठीक है। तो पहला क्या है, टू ओवरओ बाय द क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके या शो करके क्रिमिनल फोर्स को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस को रोकना, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ को रेजिस्ट करना, कमिट एनी मिसचिफ ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, ऐसा कुछ करना, बाय द मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का पोजेशन, जैसे ये डंडे लेके फरसे लेके लड़ाई के लिए निकल जाते हैं लोग कि कब्जा लेकर आ रहे हैं, वैसा, तो ये सब by the means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do। अब ये देखो, किसी इंसान को इतना फोर्स करना कि वो लीगली बाउंड नहीं है उस काम को करने के लिए, तो भी आप उससे वो काम करा रहे हो। एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंटली बिकम, यानी कि उस टाइम पे वो नहीं थी लेकिन बाद में अनलॉफुल हो गई तो भी मानी जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि हु एवर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट विच रेंडर एनी असेंबली एंड अनलॉफुल असेंबली इंटेंशनली, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी तुम्हें ये समझना है कि अनलॉफुल असेंबली कौन होगी जब ये सारे काम वो करेंगे, ठीक है, कौन, 5 और उससे ज़्यादा लोग। तो आपको बस मेन जो टॉपिक समझना है वो ये है कि इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में अगर वो कोई एक्ट करते हैं विच इज़ क्रिमिनल बाय द नेचर, तो वो क्या हो जाएगा, 190 के अंडर फॉल करेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखते हैं कि कॉमन इंटेंशन ये आपने पढ़ लिया, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 190 में हमने देखा कि कहीं भी कॉमन इंटेंशन का जिक्र नहीं है, यानी कि नो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, ये नहीं है। सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट जो है उसी टाइम पे फॉर्म हो सकता है कि चल यार 5-6 बंदे मिलके कब्जा लेने चलते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो क्या है वहाँ पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो चल देते हैं, वो चल देना भी इवन दो दे डोंट नो कि होने क्या वाला है आगे। सपोज कि ये 5 लोग हैं, ठीक है, 5 भी नहीं है, 3 लोग हैं, 3 लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इस एक ही ज़मीन का तो कब्जा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जा रहे हैं, रास्ते में अपने 2-4 दोस्तों को और पकड़ लिया, ये हो गए 5 से 8 लोग। अब ये लोग जाते हैं एक ही ज़मीन पे कब्जा लेने, इवन तो इन लोगों को पता भी नहीं है क्या चल रहा है। इसने कहा, भाई ने बोला करने का तो करने का, इस मोटिव के साथ या इस मोटो के साथ वो इसके साथ चल दिए एक ही ज़मीन पर। अब लड़ाई झगड़े में एक ही जो होगी डेथ, तो वहाँ पे हम कॉमन इंटेंशन तो नहीं बोल सकते क्योंकि देयर वाज नो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, बाकी के 2-3 को तो पता भी नहीं था क्या चल रहा है, राइट, बट क्योंकि दे वर प्रेजेंट ओवर देयर एंड इट वाज एन अनलॉफुल असेंबली डूइंग अनलॉफुल एक्ट, यानी कि क्रिमिनल एक्ट वो कर रहे थे, उनकी लाइबिलिटी हो गई।
तो इवन दो जो क्रिमिनल लॉ, अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्रिमिनल लॉ में देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं वाइकेरियस लाइबिलिटी का, बट व्हेन वी रीड सेक्शन 190 ऑफ BNS एंड 149 ऑफ IPC वी गेट टू नो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, राइट। और यहाँ पे इसी सेक्शन में वो क्रिएट होती है। तो सेक्शन 149 और 190 ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट देख लेना, क्रिएट्स वाइकेरियस लाइबिलिटी। अब वाइकेरियस लाइबिलिटी क्यों है? बिकॉज सिर्फ इन 3 लोगों को पता कि एक्चुअल में हम क्या करने चाह रहे हैं, राइट। उनकी इंटेंशन चाहे ना भी हो ए को किल करने की, बट क्योंकि उन्होंने किल कर दिया, राइट। तो 3 लोगों की मान लो इंटेंशन थी नहीं थी, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि इन 3 लोगों ने मिलाया इन बाकी के लोगों को, ये हो गए गिनती में 8। अब 8 लोगों में सबको नहीं पता क्या हो रहा है वहाँ पे, बस वो जो चल दिए थे साथ, बट क्योंकि दे वर अ पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली, इवन दो दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, इवन दे डिड नोट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, ठीक है। देयर वाज नो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, दे डिडंट नो द इंटेंशन ऑफ द 3 पर्सन कि क्या इंटेंशन है उसकी, स्टिल दे वेंट देयर और उनके साथ वो गए थे, दे पार्टिसिपेटेड इन द एक्ट, इसलिए उनकी लाइबिलिटी हो गई। तो यहाँ पे क्या है लाइबिलिटी जो है, यहाँ पे कौन सी थी? कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी थी, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी लाइबिलिटी है? वाइकेरियस। हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द केस, राइट। अच्छा एक चीज़ और हमने देखी थी, जब हम 34 पढ़ रहे थे, उधर से 3 क्लोज 5 पढ़ रहे थे, बार बार नहीं लिखूंगी IPC और वो, तो जब हम ये पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा था क्या है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यहाँ पे किसी एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर स्टैंडिंग देयर एंड इट इज़ प्रूव्ड दैट यू वर पार्ट ऑफ दैट असेंबली, that unlawful assembly, you will be held guilty of that offense that has been done by other person, even though you were not guilty, you didn't not have any intention, but still you were there, you present there, that's enough to create your liability, which is vicarious liability। और ये किस केस में कहा गया था? मसालती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें बोला गया था कि देयर इज़, यार राइटिंग देख लेना है ना, देयर इज़ no need of active participation। थोड़ा टाइम कम निकल रहा है इसलिए नोट्स नहीं बना पा रही मैं। एक केस और लिख लो आप, ठीक है, लालजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें भी ये बोला था नॉलेज ऑफ लाइकली ऑफेंस इज़ सफिशेंट। अगर आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज आप डंडे लेकर जा रहे हो, आप चाकू लेके जा रहे हो, छुरी लेके जा रहे हो, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि खून खराबा हो सकता है, डेथ भी कॉज हो सकती है, स्टिल यू वर द पार्ट ऑफ दैट असेंबली, यू विल बी हेल्ड लाइबल। इलिस्ट्रेशन देखते हैं कि 5 जो लोग हैं वो एक अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं और सी को पीटना शुरू कर देते हैं। जब वो सी को पीट रहे होते हैं, उनमें से एक मेंबर यानी कि XYZAB ये सारे हैं सी को मार रहे हैं बुरी तरीके से। एक्स ने जो है सी का मर्डर कर दिया, तो लाइबिलिटी सबकी होगी, ठीक है, अंडर। तो हम क्या लिखेंगे? 302 रेड विद 149, ठीक है, यहाँ अब केस में 190, ठीक है। तो की डिफरेंस हमने देख लिए हैं। सेक्शन क्या है? 34, इधर से 3 क्लोज 5, यहाँ पे 149, इधर से 190, ठीक है। उसके अलावा नंबर ऑफ पर्सन कितने चाहिए? तो यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 5 और उससे ज़्यादा चाहिए। थर्ड है हमारा कि मीटिंग हो, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड यहाँ पे ज़रूरी है, असेंशियल है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंटल एलिमेंट यानी कि मेंसरिया होना का ज़रूरी है। यहाँ पे पर्पस ऑफ असेंबली इज़ इनफ, असेंबली ने जो बोला, मतलब भाई ने जो बोला वो करने का, तो वहाँ पे लाइबिलिटी आ जाएगी अंडर सेक्शन 149, राइट। यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो कंस्ट्रक्टिव है या जॉइंट लाइबिलिटी है, यहाँ पे वाइकेरियस लाइबिलिटी है, ये हमने देख लिया। उसके अलावा पार्टिसिपेशन, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब उसके पार्ट हो दैट इज़ इनफ फॉर यू। और किस ऑफेंस पे? यहाँ पे एनी ऑफेंस इसमें कवर होगा कॉमन इंटेंशन में। यहाँ पे सिर्फ अनलॉफुल असेंबली की बात की है। अनलॉफुल असेंबली जो हमने सेक्शन 189 में जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, सिर्फ उन ऑब्जेक्टिव पे ही एप्लीकेबल होगा, राइट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न आई गेस नहीं है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है।
उसके अलावा जो जॉइंट लाइबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी, यानी कि सारे जो हैं, जॉइंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है, एवरीवन इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल, जो भी उन्होंने किया है, ए बी सी जो भी इन्होंने किया है इक्वली लाइबल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वाइकेरियस लाइबिलिटी है, एक के एक्ट के लिए बाकी भी लाइबल हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इंटेंस क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सेक्शन 34 में भी वो सिचुएशन फॉल कर रही हो और 149 में भी, तो क्या दोनों को हम इक्वली अप्लाई कर देंगे, साथ में अप्लाई कर देंगे? तो जनरली क्या होता है कि एक ही अप्लाई होता है सेक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे आप इंटेंशन प्रूव कर दो सारे मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली की, कि सबकी इंटेंशन जो है वो सेम थी, तो जो है आप सेक्शन 34 भी उसके साथ अप्लाई कर सकते हो। या फिर कभी कभी क्या होता है कि अगर आप अनलॉफुल असेंबली को ही जो है प्रूव ना कर पाओ, इवन दो देर आर मोर देन 5%, बट दैट वाज नॉट अ अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली कब नहीं होगी? जब वो ऑब्जेक्ट जो हमने 189 में पढ़े थे उनमें किसी ऑब्जेक्ट में वो फॉल नहीं करेगा। अगर वो प्रूव नहीं होती है तो वहाँ पे जो है हम सेक्शन 34 का यूज़ करेंगे कॉमन इंटेंशन का। लेकिन कॉमन इंटेंशन के लिए, कॉमन इंटेंशन मतलब 34 के लिए कॉमन इंटेंशन जो है वो प्रूव करना इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। अब डीजीएस वगैरह में और एचजीएस में स्पेशली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लो 6 लोग थे, ठीक है, उनमें से 4 जो है वो कन्विक्ट हो गए और 2 जो है वो कन्विक्ट नहीं हुए, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि 6 ही लोग थे, 4 जो है वो कन्विक्ट हो गए हैं और जो है 2 वो एब्सकॉन्ड है, तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन आ सकती है, राइट। तो हम एब्सकॉन्डिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मेंस का क्वेश्चन बनता है, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है। तो पूछा जाता है कि क्या सेक्शन 149 फिर भी हम अप्लाई करेंगे, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट का जो सेक्शन है फिर भी अप्लाई किया जाएगा। तो मेंस का आंसर क्या है कि अगर, मतलब मैं बोल के बताती हूँ, वेयर सम एक्यूज्ड आर एब्सकॉन्डिंग, यानी कि ये जो है एब्सकॉन्ड कर गए हैं कुछ एक्यूज्ड, लेकिन ये प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 6 पर्सन वॉज देयर इवन दो दे हैज़ बीन एब्सकॉन्डेड, पर इनकी इन्वॉल्वमेंट थी एट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो भी सेक्शन 149 या फिर 190 जो है अप्लाई किया जाएगा, राइट। अगर ऐसा प्रूव नहीं आता तो 34 में जाके कॉमन इंटेंशन प्रूव कर दी जाएगी। और अगर ऐसा हो कि मान लो 6 लोग थे, अगर मान लो 6 लोग थे, ठीक है, उनमें से 4 जो है वो कन्विक्ट हो गए हैं और ये 2 है एक्विट हुए हैं, मैंने ये नहीं बोला एब्सकॉन्ड हुए हैं, एक्विट हो गए हैं बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ एविडेंस, कि उनके आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई, ठीक है, इस वजह से वो बच गए हैं। इसका मतलब भी ये नहीं है, यानी कि ऑटोमेटिकली हम ये प्रिज्यूम नहीं करके चलेंगे कि देयर वाज नो अनलॉफुल असेंबली, राइट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ ऑफेंस देयर वर 6 पर्सन इवन दो 2 वर नॉट आइडेंटिफाइड बाय द विक्टिम, फिर भी अनलॉफुल असेंबली यानी कि सेक्शन 149 अप्लाई करेगा, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ से, मतलब ये कुछ टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं इस टॉपिक से बेसिकली, ठीक है। तो एक तो मतलब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है इससे है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताओ, ठीक है। ये मतलब पूछा ही जाता है, किसी ना किसी जुडिशरी में फंसता ही फंसता है, तो इसके रट्टे मार लो, मुझे नहीं पता कैसे मारने, राइट। उसके अलावा ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो ये भी एक बार देख लेना कि ऐसी सिचुएशन आती है तो हाउ वुड यू हैंडल द क्वेश्चन। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में मुझे उसका स्क्रीनशॉट जो भी मर्जी भेजो, सो दैट वी कैन एनालाइज कि हाउ डू यू अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, राइट। तो कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and also do like, share and subscribe because your like, your subscribe and your comment means a lot to me, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।